यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। वी आर एट ऑन विंडोज एंड मेन्यूज, जो हमारा चल रहा था कौन से इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम का CS1 का फर्स्ट चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम में ही है। हम लोग फीचर्स ऑफ GUI पढ़ रहे थे। हमने देखा था GUI क्या होता है, उसके बाद हमने माउस एक्शंस देखे थे। आफ्टर दैट माउस एक्शन हम लोगों ने देखा था विंडोज एंड मेन्यूज देखे थे। तो विंडोज हम कैसे बोलते हैं, मेन्यूज को हम लोग कैसे चॉइस करते हैं, कैसे आप पुल डाउन एक्शंस उस पर यूज कर सकते हो। एरो होता है वहाँ पे आपके पास एक चॉइस, इसके ऑप्शंस भी होते हैं अलग अलग। तो वहाँ पे एक सेकेंडरी विंडो भी एक ओपन होता है, या डायलॉग बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, वो भी वहाँ पे शो हो सकता है। उसके बाद आपको चेक मार्क करने के लिए बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, तो आप उसको टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कर सकते हो। आपने बहुत बार देखा होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मेन्यू और उसके चॉइसेस में मिलती हैं। उसके बाद आप विंडो को मैनिपुलेट कर सकते हो। सो विंडो को मैनिपुलेट करना, देयर आर वेरियस वेज टू मैनिपुलेटिंग अ विंडो। तो आप वहाँ पे उसको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज कर सकते हो। ये आप रोज ही करते हो, राइट। यहाँ पे एक आपका पूरा का पूरा बॉक्स होता है जिसको हम विंडो बोलते हैं। ये हमारी पूरी विंडो है, और हर विंडो का अपना एक उसके ऊपर जो उसके ऊपर बार होते हैं उस विंडो के ऊपर, उस हर बार का एक पर्टिकुलर नेम होता है। तो जैसे टाइटल बार हो गया, या सिस्टम मेन्यू आइकॉन्स हो गए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसको हम विंडो का टाइटल बार बोलते हैं, जहाँ पे आपका टाइटल लिखा हुआ होता है कि ये कौन से इसको बिलोंग कर रहा है, ये किस चीज़ के लिए विंडो बनाया हुआ है। ये आपका होता है मिनिमाइज आइकॉन, मैक्सिमाइज आइकॉन, और ये होता है आपका क्लोज विंडो आइकॉन। उसके बाद जो सेकंड आपका ये होता है, दैट इज योर मेन्यू बार। यहाँ पे सारे मेन्यूज के ऑप्शन होते हैं। आपको जो भी विंडो को मैनिपुलेट करवाना है, फाइल के थ्रू सेव करवाना है, उसको अंडू करवाना है, उसको रिडू करवाना है, उसके बाद उसको सेव करना है, कहाँ पे सेव करना है, सेव ऑल करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस मेन्यू बार में मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका एक सिस्टम मेन्यू का आइकॉन होता है। जो भी आपने विंडो ओपन किया है उसका एक पर्टिकुलर आइकॉन होता है। आप हर कोई भी एप्लीकेशन देखो, आपने नोटपैड खोला हो तो नोटपैड का एक अलग आइकॉन होता है, वर्ड प्रेस का एक अलग वर्ड डॉक्यूमेंट का एक अलग आइकॉन होता है। तो आपको वो सारा का सारा यहाँ पे दिखता है कि तो जो आपने ओपन किया होगा वो आपको वहाँ पे वो शो करेगा। आफ्टर दैट यहाँ पे आपके टूल बार होते हैं। तो टूल बार में आपको उसको कैसे आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हो या आप जो यूज़ कर रहे हो, उसके लिए जो पर्टिकुलर टूल्स यूज़ होते हैं, जैसे उसको कम ज़्यादा करना, उसको उसका सेटिंग वगैरह चेंज करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप विद द हेल्प ऑफ टूल बार क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट आइकन जो, या नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट जो आपका बार होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट टूल बार। तो ऑब्जेक्ट टूल बार में वो सारी चीज़ें होती है जो आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से लेके यूज़ करते हो। जैसे उसका टेक्स्ट वगैरह डिसाइड करना है, या आपने कोई पिक्चर या इमेज आपने अगर वहाँ पे पेस्ट किया तो वो कैसे रहेगी, और उसके बाद वहाँ पे उसकी कितनी क्वांटिटी या कैसा आप उसको बनाना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे मिलेंगी। तो ये सारा हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, रिलेटेड टू हम लोग जो हमारा विंडोज़ मेनू बार होता है उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होता है कि विंडो के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। तो विंडो के अलग अलग कंपोनेंट कैसा होता है कि जब आप कोई प्राइमरी विंडो यूज़ करते हो तो आपको क्या रिड्यूस करना होता है, एक स्मॉल सिंबल रिड्यूस करना होता है जिसको हम आइकन बोलते हैं, राइट। तो ये आइकन आपको हर इसके टास्क बार में क्या होता है, अवेलेबल होता है। तो ये सारा वही कंपोनेंट है जो अभी हमने देखा है ना, कि एक विंडो के कंपोनेंट में क्या होता है। और आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा नीड है उसको कुछ बताने की, क्योंकि आप इसको देख सकते हो। आप इसको रोज ही आप एक आधा एप्लीकेशन ओपन करते हो, रोज आप एक विंडो ओपन करते हो। तो यू बेटर नो कि हम लोगों को उसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं, हम लोग उसके साथ क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, ये सब आपको पता है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, जो हम लोग GUI में जनरली एंड नॉर्मली यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। तो विद द हेल्प ऑफ डायलॉग बॉक्स आप क्या कर सकते हो, अ, ये एक टाइप का विंडो होता है जहाँ पे अगर यूज़र कोई डेटा एंटर करता है किसी टाइप का, और वो रिसाइज नहीं हो पाता है, या वो
मेन्यू बार उसको रिसाइज नहीं कर सकता है, तो वहाँ पे वो उसको एक डायलॉग सिस्टम कंट्रोल ऑब्जेक्ट देता है, ठीक है, जहाँ पे वो क्या करता है कि डायलॉग बॉक्स कैन बी क्रिएटेड एन अनदर विंडो, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जैसे आपने सपोज कोई वैल्यूज डाली, है ना, सपोज आप अभी फेसबुक का लॉगिन पेज ओपन करते हो और आप उस पर लॉग इन करते हो, तो सपोज अगर किसी यूजर ने उसका पासवर्ड गलत डाल दिया, या आप कभी कभी उसका पासवर्ड गलत डाल देते हो, या कभी कभी ईमेल आईडी गलत डाल देते हो, तो वो आपको तुरंत एक डायलॉग बॉक्स शो करता है कि नहीं, आपने जो पैरामीटर्स डाले हैं, आपने जो वैल्यूज डाली है वो गलत है, वो हमारे से मैच नहीं हो रही है, ऐसा करके आपको कुछ मैसेज थ्रो करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। तो ये जनरली नेक्स्ट इस पे क्या हो जाता है, अलग सा ही विंडो आपके लिए ओपन हो जाता है। कई कई बार वहीं पर लिखा हुआ आ जाता है कि नहीं, आपने जो लिखा है वो गलत है, या आप जो एंटर कर रहे हो इट्स रॉन्ग, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। आपको एक डायलॉग बॉक्स प्रोवाइड करते हैं वो लोग कि ऐसा आपने जो ईमेल आईडी डाला है, या आपने जो पासवर्ड आप यूज कर रहे हो वो आपका टोटली रॉन्ग है, आप दूसरा यूज करके देखो, राइट। तो यह एक ऐसा आपका डायलॉग बॉक्स होता है, तो इसको हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। अब डायलॉग बॉक्स के ऊपर जो ऑप्शन होता है वो आपको क्लोज करना पड़ता है, या फिर उसको नीचे आपके पास एक कैंसिल का ऑप्शन होता है। तो आप लिखते हो जैसे ही ओके, जैसे उसने भेजा कि आपने जो पासवर्ड डाला है वो गलत है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का ऑप्शन आएगा, और नीचे आपको एक बटन मिलेगा ओके का। तो जैसे ही आप ओके का बटन क्लिक करते हो तो आपका डायलॉग बॉक्स जो है वो क्या हो जाता है, कम्प्लीटली चला जाता है ना। फिर ओके के क्लिक करने के बाद आप रिमेनिंग उसी पेज पे वापस रहते हो जहाँ पे आपने आपको वो डायलॉग बॉक्स क्रिएट हुआ था, राइट। तो वापस अब जब वहाँ पे जाते हो तो आपको फिर से आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना पड़ता है। ओके, तो आप इस तरीके से उसको ये कर सकते हो। अगर आपको उसको इग्नोर करना है, मतलब डायलॉग बॉक्स को अगर आप चाहते हो कि वो इग्नोर हो जाए, तो आप उसको क्या कर सकते हो, कैंसिल बटन के थ्रू उसको क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। ओके, लेकिन अगर आप वापस गलत एंट्री करोगे तो आपको फिर से वो डायलॉग बॉक्स क्या होगा, अपीयर होने लगेगा। सो दिस इज द डायलॉग बॉक्स। एक होता है आपका मैसेज बॉक्स। तो मैसेज बॉक्स मतलब कि आप यूजर को एक मैसेज के लिए एक अलग सा स्क्रीन क्या करते हो, अपीयर करवाते हो, जहाँ पे वो सम कुछ टाइप के मैसेजेस डाल के ये बता सके कि मुझे प्रॉपर इस चीज के लिए एक मैसेज क्या करना है, प्रोवाइड करना है। जो जनरली कहाँ पे होता है, आपने बहुत सारे ऐसे पेजेस देखे होंगे कि जहाँ पे क्या होता है कि आपको वहाँ पे लिखा होता है कि आप अपना मैसेज यहाँ पे लिखो और हमें सेंड करो। जनरली कस्टमर केयर्स वाली साइट जो होती हैं, जैसे आपने एंटीवायरस अगर कभी देखा होगा, तो डायरेक्ट कभी कॉल नंबर नहीं लगता है उनका, तो वो आपको एक मैसेज बॉक्स देते हैं, है ना, कि आपका ईमेल डालो, आपका नेम डालो और आपका मैसेज टाइप कर दो कि जो मैसेज आपको वहाँ पे चाहिए, राइट। और वो मैसेज आप जैसे ही उसको सेंड पे क्लिक करते हो तो वो उनके ईमेल आईडी पे क्या हो जाता है, पुश हो जाता है। तो वो उनके ईमेल आईडी पे वो मैसेज पहुंच जाता है कि जो ईमेल आईडी पे वहाँ पे ईमेल आईडी पे पहुंच जाता है, ईमेल आईडी पे पहुंच जाता है वो मैसेज, और उनको मिल जाता है कि आपको उनसे क्या आपका जो भी क्वेश्चन है उसके लिए आपको क्या चाहिए, या आपको क्या आंसर चाहिए, वो आपको रिटर्न बैक मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो मैसेज बॉक्स होता है वो आपको कुछ वार्निंग भी प्रोवाइड करता है अगर आप कुछ इनकरेक्ट डेटा एंटर करते हो तो। जैसे वो मैसेज बॉक्स का जो एरिया होता है वहाँ पे एक आपको, आपने अगर कुछ गलत चीजें डाली तो आपको वहाँ पे क्या हो जाता है, गलत ऑप्शन आ जाता है। ओके, तो ये आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आपको वो वार्निंग भी देता है कि वहाँ पे जो डेटा डाला है वो आपने गलत डाला है, अब उसको करेक्ट करो और वापस उसको एंटर करो या उससे कंटिन्यू करो। ओके, उसके बाद कंट्रोल्स में क्या होता है, तो कंट्रोल आपका एक डायलॉग सिस्टम होता है, ऑब्जेक्ट होता है जो क्या करता है, दो विंडो को या दो बॉक्सेस को एनेबल करता है यूजर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो कंट्रोल्स यहाँ पे आप क्या करते हो, एक इनसाइड एक विंडो के अंदर आप एक डायलॉग बॉक्स भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे लिस्ट ऑफ बॉक्स हो गया, सिलेक्शन ऑफ बॉक्सेस हो गए, है ना, अलग अलग चीजें। जैसे आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, फॉर एन एग्जांपल आपने एक विंडो में एक डायलॉग बॉक्स भी बना दिया, या एक विंडो में आपने क्या किया, जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यूज होते हैं ना, तो ड्रॉप डाउन मेन्यूज में क्या होता है कि आपने बहुत सारी वेबसाइट पे देखा होगा, जैसे सर्विसेज का एक कॉलम होता है, तो सर्विसेज के कॉलम पे आप जैसे ही क्लिक करते हो
तो वहाँ पे आपको एक पूरी की पूरी लिस्ट ओपन होती है। अब उस लिस्ट में भी आपको जैसे अभी फैशन सर्विसेज़ में अगर कोई आपको फैशन प्रोवाइड कर रहा है, कोई आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम प्रोवाइड कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें उस सर्विसेज़ में होंगी। फिर अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम में भी कुछ मेन्यूज़ होंगे या कुछ और उसके अंदर भी कुछ बॉक्सेस होंगे, राइट? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का जो सर्विस है वो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसमें सिस्टम्स आते हैं, उसमें मोबाइल फ़ोन्स आते हैं, उसमें आपका इलेक्ट्रिक का सामान आता है, उसमें टीवी आते हैं, उसमें गैजेट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट? तो ये सारी चीज़ें वो वन बाय वन क्या करते हैं, स्पेसिफाई करके देते हैं। तो दैट इज़ द अनदर बॉक्स। तो ये सारा क्या होता है, इससे आपका जो कंट्रोल होता है वो थोड़ा-सा आपका ईज़ी हो जाता है। मतलब हर ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करना उस सिस्टम के थ्रू वो थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। तो यहाँ पे हम कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स भी देते हैं और उसके लिए कंट्रोल्स भी देते हैं कि जो आपको उस पूरे ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करे और वो आपका ईज़िली हैंडल भी हो जाए। आफ्टर दैट सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट, तो सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट आपको पता ही है कि आप कैसे उसको सिलेक्ट करते हो, है ना? आप किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे जाते हो और उसको सिलेक्ट कर लेते हो माउस क्लिक के थ्रू, है ना? जैसे ही आप उस माउस क्लिक के उसके ऊपर आप लेके जाते हो तो वो पूरा सिलेक्ट हो जाता है, सिलेक्ट एरिया आ जाता है, उसको सिलेक्ट ऑल भी बोलते हैं या एडिट पे जाके भी एडिट मेनू में जाके भी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर राइट क्लिक करके सिंपली आप उसको ये भी कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, है ना? तो ये सारी चीज़ें होती है किसमें? आपकी सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट में, ये भी आपको पता है। उसके बाद एरो कीज़ के थ्रू भी आप उसको सिलेक्ट और ये कर सकते हो। अगर माउस या इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो आप शिफ्ट की और एरो का की का यूज़ करके भी आप क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो। आफ्टर दैट क्या होता है कि सिलेक्टिंग के बाद जो आपका नेक्स्ट जीयूआई का कंपोनेंट आता है दैट इज़ योर स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग फिर अगर स्क्रॉलिंग भी आपका एक पार्ट होता है कि अगर आपको टॉप टू एंड तक आपको कुछ चीज़ें स्क्रॉल करनी है, क्योंकि क्या होता है कि एक उतने से इसमें नहीं होता है ना, पूरा का पूरा आपको स्क्रॉलिंग का पार्ट भी रहता है। अगर आपका पेज ज़्यादा बड़ा है या उसमें कंटेंट ज़्यादा है, तो आप उसको हर बार स्क्रॉल करते जाते हो, है ना? तो स्क्रॉल के लिए आपके पास 2 स्क्रॉलिंग होता है, एक वर्टिकल स्क्रॉलिंग और दूसरा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग। तो स्क्रॉलिंग ऐसे भी होता है, स्क्रॉलिंग टॉप टू बॉटम भी होता है और स्क्रॉलिंग लेफ्ट टू राइट भी होता है, राइट? तो ये सारा आपका किसके थ्रू होता है? आप पॉइंटर के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो, मतलब माउस के थ्रू भी आप उसको स्क्रॉल कर सकते हो या फिर कीबोर्ड में की से भी आप क्या कर सकते हो? उसको यूज़ कर सकते हो। तो अप अप एंड डाउन जो एरो कीज होती है उसके थ्रू और लेफ्ट एंड राइट जो एरो कीज होती है उसके थ्रू आप उसका स्क्रोलिंग क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब आते हैं हम ओएस के एक्सेस और सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स पे। तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई आई डोंट थिंक कि आपको कोई डाउट होगा रिगार्डिंग जीयूआई के। अभी तक के सेशन में आई डोंट थिंक कि आपको कोई नीड है किसी और कुछ एक्सप्लेनेशन की, है ना? ये आप रोज़ ही विंडोज़ पे काम करते हो, रोज़ ही आप एप्लीकेशन पे काम करते हो, तो आपको पता है कि उसमें क्या-क्या कंट्रोलिंग होता है और कैसे-कैसे वो यूज़ होता है। अब आते हैं हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के सिक्योरिटी की और उसके प्रोसेस की कि वो कैसे हमारा जो प्रोसेस है वो सिक्योर रहे और वो कैसे यूज़ रहे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ओएस रहता है वो बहुत सारी स्पेसिफाइड स्टेप्स हमें प्रोवाइड करवाता है या यूज़ करता है कि हमारा ओएस प्रोटेक्टेड रहे। अब ओएस को हमको प्रोटेक्टेड कैसे करना है? तो ओएस को प्रोटेक्टेड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग जनरली एंटीवायरस का यूज़ करते हैं। अब ये किससे प्रोटेक्ट होना चाहिए? तो ये प्रोटेक्ट होना चाहिए आपका थ्रेट से, वायरसेस से, वर्म से, मालवेयर से और रिमोट हैकर इंस्ट्रक्शन से, राइट? तो अब ये सारी चीज़ें क्या-क्या होती हैं हम लोग एक-एक करके देखने वाले हैं, राइट? तो ये चीज़ें जितनी भी होती हैं, इन सब चीज़ों से हमारे ओएस को क्या देना है हमें? एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप में से इसमें से कोई भी एक एस्पेक्ट अगर आपके सिस्टम में ऐड हो जाता है गलती से भी, तो वो पूरा का पूरा सिस्टम आपका क्या कर सकता है? क्रैश कर सकता है, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें हमारे ओएस को सिक्योरिटी क्या करनी होती है, प्रोवाइड करनी होती है। अब ये जो ओएस की सिक्योरिटी होती है, यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट मेथड के थ्रू हम हमारे ओएस को क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं। ऐसी सिक्योरिटी की जहाँ पे कोई
अनऑथोराइज्ड इंटरफेस हमारे ओएस में एंटर ना कर सके। तो यहाँ पे हम बहुत सारे अप्रोचेस हैं जो यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले तो आपका जो ओएस है, आप उसका जो पैच है, आप उसको हर बार अपडेट करो। मतलब जब भी आपको अपडेशन का नोटिफ़िकेशन आता है, आप उसको हर बार अपडेट करते जाओ। आपके अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी नया वर्ज़न आता है और वो ऐड आप उसको हर बार ऐड करते जाओ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, ताकि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अप टू डेट रहे। ऐसा नहीं हो कि कल को कोई दूसरा कुछ अगर नोटिफिकेशन आता है और अपने आप उसको अपडेट नहीं किया, तो क्या होगा कि कभी-कभी पुराने वाले इस पे नया वाला वर्ज़न काम नहीं करता है। तो नया वर्ज़न आपको क्या करना होता है, डालते रहना चाहिए ताकि वो अप टू डेट रहे। सेकंड थिंग, आप आपके इसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करो, उसको भी पूरा मेंटेन करो, उसको अपडेट करो। हर साल जब भी उसका रिन्यूअल रहता है उसको रिन्यू करो और हर बार उसको भी अपडेट करते जाओ। अब जो यहाँ पे फायरवॉल और जो नेटवर्क ट्रैफिक होता है ना? तो जैसे कि अम, अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे नेट पे बहुत सारे लोग एक साथ एक ही टाइम पे काम करते हैं ना? मैं भी काम कर रही हूँ, आप भी काम कर रहे हो और कोई भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ये तो अभी हमने मुंबई की बात करी, तो केवल मुंबई के केवल एक, जैसे आप लोग अब जैसे विले पार्ले में है, तो विले पार्ले में सब लोग यूज़ कर रहे होंगे ना? सपोज़ विले पार्ले में 100 लोग हैं, तो 100 में से 90% लोग एक ही समय में एक ही नेटवर्क पे क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि नेटवर्क का जो ट्रैफ़िक है या नेटवर्क पे जो प्रेशर है वो थोड़ा-सा बढ़ जाता है, इनकमिंग हो या आउटगोइंग हो। मतलब आप कोई नेट पे काम आप कुछ उससे ले रहे हो या आप उसको कुछ प्रोवाइड करवा रहे हो। तो ये क्या होता है कि थोड़ा-सा उस पे ट्रैफ़िक क्या हो जाता है, लोड आ जाता है। तो ट्रैफ़िक या नेटवर्क पे लोड आने की वज़ह से क्या होता है कि नेटवर्क जो है कभी-कभी हैंगिंग सिचुएशन में चला जाता है, या फिर नेटवर्क हैंगिंग सिचुएशन में ना भी गया तो भी अनवांटेड चीज़ें कुछ ऐसी होती है जो ऑटोमैटिकली हमारे इसमें क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, हमारे सिस्टम में आ जाती है। तो वो जो अनवांटेड जो सिस्टम होती हैं, जो हमारे इसमें आ जाती है, तो वो आती है हमारी फायरवॉल के थ्रू। ये जो फायरवॉल होता है, ये भी आपको क्या करवाना होता है, इसको भी प्रॉपरली अपडेट करो, इसको भी इंटरनेट सिक्योरिटी इसको भी प्रोवाइड करो, इसको भी एंटीवायरस में आप यूज़ कर सकते हो। तो आजकल के जो एंटीवायरस आपने देखे होंगे, अगर आपने उसकी लाइसेंस्ड कॉपी कभी देखी होगी या आपने ऑनलाइन परचेज़ किया होगा, तो वो उसमें उनका जो पैकेज रहता है, उसमें वो सब कुछ बताते हैं। ये फायरवॉल से प्रोटेक्शन देगा, ये आपको मालवेयर से प्रोटेक्शन देगा। तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है आपकी? सारी की सारी इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड है। मतलब आप इंटरनेट पे अभी क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा काम पे इंटरनेट पे ही हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा अगर हमें कहीं सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो वो आपकी किस पे है? इंटरनेट के लिए है, राइट? तो ये फायरवॉल भी एक सिस्टम की तरह वर्क करेगा कि अगर आपने फायरवॉल वहाँ पे डाल लिया है, एंटीवायरस जैसा ही है, एंटीवायरस की तरह ही है। तो जैसे आप वहाँ पे फायरवॉल यूज़ करते हो, तो वहाँ पे भी जो ट्रैफ़िक होता है, नेटवर्क का जो ट्रैफ़िक होता है, वो उसको यूज़ करने के लिए क्या करता है, काम में करता है। तो वो अनऑथराइज़्ड जो भी ऑटोमेटिकली जो डाउनलोड हो जाते हैं ना, कभी-कभी आप नेट पे देखना, आप कभी-कभी सर्च करते हो, तो कई चीज़ें ऑटोमेटिकली कभी-कभी आपके पास आ जाती है। आप जब आपका फ़ाइल ओपन करके देखते हो ना, तो उसमें ऑटोमेटिकली कुछ-कुछ चीज़ें जॉइन हो जाती हैं। आपने नहीं दिया है उसको, आपने डाउनलोड नहीं किया है, लेकिन वो कभी-कभी ऑटोमैटिकली हो जाता है। तो ये फायरवॉल के थ्रू होता है, राइट? तो इसको भी आप क्या रखो, अप टू डेट रखो, इसको भी आप प्रॉपरली सिग्निफिकेंट हर बार उसको सिक्योराइज़ करवाते रहो, सिक्योरिटी वाइज़ उसको भी चालू करते रहो। उसके बाद एक अकाउंट होते हैं जिसको हम यूज़र मैनेजमेंट अकाउंट बोलते हैं। अब नॉर्मल हमारे जो लोकल पीसी होता है उसमें तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन जो कॉलेज और स्कूल टाइप का जो या फिर किसी ऑफ़िस टाइप का जो सिस्टम होता है, वहाँ पे क्या होता है कि एक 2 पैनल होते हैं। एक एडमिन का पैनल अलग होता है, एक एम्प्लॉयी का पैनल अलग होता है ना? क्योंकि एम्प्लॉयी एम्प्लॉयी के इसमें काम करेगा और एडमिन मतलब जो सारा सिक्योरिटी देखता है या जो सारे सिस्टम को देख सकता है। तो वहाँ पे ये ज़रूरी हो जाता है कि वो जो एडमिन वाला है या जो पूरा उसका अकाउंट यूज़ कर रहा है या वो जो पूरी चेकिंग और चेकआउट कर रहा है, तो वो भी प्रॉपर सिक्योर रखे। ऐसा नहीं कि उसने कुछ किया और सारे सिस्टम में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि आपका एक एडमिन सिस्टम होता है और उसी सिस्टम या सर्वर सिस्टम से ही सारे सिस्टम्स आपके अटैच होते हैं। तो अगर उस पर्टिकुलर सर्वर सिस्टम में या बात करें उस एडमिन सिस्टम में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, तो वो सारे सिस्टम पे अफ़ेक्ट करेगा। तो इसलिए
हर इसके लिए हर यूजर का जो मैनेजमेंट होता है वो भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो सिस्टम है, अगर हम बात करेंगे सिक्योरिटी की, तो अभी हमने बोला था कि वो डैमेज हो सकता है आपका सिस्टम, है ना। तो अब ये जो डैमेज होने का जो पार्ट है, यहाँ पे 2 वायोलेशंस होते हैं कि किस किस तरीके से या किस किस वे से आपका सिस्टम जो है वो क्रैश हो सकता है। फर्स्ट हो सकता है थ्रेड के थ्रू, और सेकंड वन इज योर अटैक। तो थ्रेड मतलब क्या, कि एक ऐसा सीरियस डैमेज होता है कि एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम जो प्रॉपर कोडिंग वगैरह बन के एक ऐसा प्रोग्राम जैसा प्रोग्राम होता है, और वो आपके सिस्टम में क्या हो जाता है, अगर इंस्टॉल हो गया तो वो आपके सिस्टम को क्या कर सकता है, सीरियसली डैमेज कर सकता है। मतलब वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर आपका ये कर सकता है, बर्स्ट कर सकता है, या आपकी हार्ड डिस्क को भी वो क्रैश कर सकता है। तो ये एक थ्रेड के थ्रू होता है। एंड द सेकंड वन इज अटैक। तो अटैक मतलब कोई अनऑथराइज्ड यूजर अगर आपके सिस्टम में कुछ प्रोवाइड कर देता है, या आपकी सिक्योरिटी को ब्रेक करके आपके सिस्टम में आ जाता है, तो हम उसको बोलते हैं अटैक, राइट। तो जिसको प्रोबेबली हम लोग हैकिंग बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, थ्रेड्स को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट आपकी होती है प्रोग्राम थ्रेड, एंड सेकंड वन इज योर सिस्टम थ्रेड। तो प्रोग्राम थ्रेड में क्या होता है कि जो आपके ऐसा जो एक प्रोग्राम होता है, जो एक कोडिंग का थ्रू लिखा होता है, और उस वो जो कोड होता है वो आपके सिस्टम में क्या कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। और जो नॉर्मल आपका जो एक सिस्टम का प्रोसेस चल रहा होता है ना, उसके बिहेवियर को वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है। मतलब चलती-चलती अच्छा चल रहा है सिस्टम, अच्छा चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, उसका बिहेवियर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। कभी वो रुक-रुक के चलेगा, या कभी वो बहुत देर के बाद ओपन होगा, या कभी वो ओपन ही नहीं होगा, नॉट रिस्पोंडिंग बताएगा। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, आपका प्रोग्राम थ्रेड के थ्रू हो रहा है। सेकंड इज़ योर सिस्टम थ्रेड। तो सिस्टम थ्रेड में क्या होता है कि सिस्टम की जो सर्विसेज़ होती है, उसके कारण ये क्या होता है, यूज़ होता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो रिसोर्सेस होते हैं, कभी-कभी वो उसकी फाइल क्या हो जाती है, मिसयूज्ड हो जाती है। कभी-कभी वो रिसोर्सेस वो यूज़ नहीं करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। तो इनको भी हम क्या बोलते हैं, सिस्टम थ्रेड्स बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो प्रोग्राम थ्रेड की हम बात करेंगे, जो प्रोग्राम थ्रेड जो एक प्रॉपर कोडिंग में जाता है, तो कोडिंग में कौन-कौन से थ्रेड्स आते हैं? तो फर्स्ट रहता है आपका वायरस, है ना? जिसको हम सब लोग को पता है। तो वायरस क्या करता है, ये एक बहुत ज़्यादा आपके सिस्टम को डैमेज कर सकता है, और ये बहुत पॉपुलर भी है। मतलब पॉपुलर इन द सेंस कि वायरस आपके सिस्टम में कभी भी और कैसे भी आ सकता है, तो आपके पूरे सिस्टम को वो क्या कर सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है। तो यहाँ पे कौन-कौन से कंप्यूटर वायरसेस वहाँ पे होते हैं, तो सबसे पहले फाइल और पैरासिटिक होता है। तो ये क्या करता है, आपकी फाइल के अंदर ही होता है, मतलब फाइल से ही आ जाता है। तो फाइल से अगर उसको हम लोग किसी सिस्टम में डाल देंगे फाइल के थ्रू, तो क्या होगा, वायरस आपके सिस्टम में भी क्या हो जाएगा, पहुँच जाएगा। सेकंड वन आपका क्या होता है, बूट एंड मेमोरी। तो अगर बूटिंग प्रोसेस में भी अगर वो है, या बूटिंग सेक्टर का अगर आपका काम चल रहा है, तो उसको भी वो क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। मैक्रो, तो ये एक हायर लेवल लैंग्वेज है, जैसे हमारा वीबी का डॉट नेट होता है, या फिर वो एमएस ऑफिस फाइल्स होती है, तो ये उसको भी क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। सोर्स कोड, ये क्या करता है, कुछ पर्टिकुलर फाइल्स के सोर्स कोड को देखता है और उनको मॉडिफाई कर देता है। तो आपका जो अच्छा खासा चल रहा हुआ सिस्टम रहता है, जो आपका पहले से किसी सोर्स कोड में लिखा होता है, वो उसको पूरा का पूरा डैमेज करके उसको बंद कर देता है। पॉलीमॉर्फिक, ये क्या करता है, हर चीज़ को कॉपी करता जाता है। ये आपने नॉर्मली भी देखा होगा, मतलब कि आपने एक फाइल को कॉपी किया, तो उसकी बहुत सारी देखना अलग अलग ही एक डिज़ाइन में और बहुत सारी कॉपीज़ आती रहती है, राइट? तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक बोलते हैं। एन्क्रिप्टेड, तो ये क्या होता है, एक एन्क्रिप्टेड वायरस होता है, जहाँ पे हमें समझ में नहीं आता है, वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में होता है, और वो एक उसको हम क्या करते हैं, जैसे ही डिक्रिप्ट करते हैं, जैसे ही ओपन करते हैं या उसको सेव करते हैं, तो वो हमारे सिस्टम में क्या होता है, पहुँच जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एक होता है कि जहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे हम कभी-कभी कुछ पार्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए अवॉइड करते हैं।
और ये क्या करता है, उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करता जाता है, जैसे किसी सिस्टम को रीड करना या किसी सिस्टम को कॉल करने के लिए। उसके बाद टनलिंग, तो टनलिंग क्या होती है, ये खुद की एक इंटरप्ट फाइल है या इंटरप्ट सर्विस रूटीन होता है, जैसे नॉर्मली जो डिवाइस ड्राइवर के टाइम पे यूज होता है। जैसे आप रिसोर्सेस यूज कर रहे हो, कोई पेरिफेरल डिवाइसेस यूज कर रहे हो, तो उसके थ्रू भी आपका ये वायरस क्या होता है, आपके पास आ सकता है। और ये जो मल्टी पैरालाइट है, ये क्या होता है कि ये आपके पूरे सिस्टम के किसी भी मल्टीपल पार्ट को वो क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है या डैमेज कर सकता है। सेकंड होता है आपका टोरेजन हॉर्स। टोरेजन हॉर्स अगेन एक कोड सेगमेंट है, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं हम, ये इसका अगर मिस मतलब ये जो सेगमेंट है ये भी एक कोड के थ्रू ही आपका आता है। और ये क्या होता है कि आपके पूरे प्रोग्राम को क्या कर सकता है, हार्म पहुंचा सकता है। ओके, सो ये भी आपका एक वायरस की तरह ही है। जैसा हमने अभी एक वायरस ऊपर पढ़ा, ये भी एक आपका वायरस के जैसा ही होता है। ये भी एक इसका भी प्रॉपर कोडिंग करके वायरस में उसको यूज किया जाता है, एज अ वायरस यूज किया जाता है। तो ये जो क्या होता है कि जब आप कभी लॉगिन डिटेल आपका पूरा का पूरा डाल देते हो, जैसे यूजर ने लॉगिन किया और किसी एप्लीकेशन पे लॉगिन किया, तो लॉगिन करने के बाद क्या होता है कि वो जो चीजें होती है ना जो आप डालते हो, जैसे आपने फेसबुक पे लॉगिन किया, तो फेसबुक पे लॉगिन करने के बाद आप जैसे उसमें बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, जैसे आपका जीमेल आईडी यूज होता है ना, उसमें आपका पासवर्ड होता है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाती हैं, ये लोग स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद क्या होता है कि ये स्टोर करने के बाद जो आपका अकाउंट है वो उसको क्या कर देते हैं, पूरा का पूरा चेंज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ टॉर्स हॉरिज़न। तो ये भी एक प्रोग्राम कोड की तरह वहाँ पे दूसरा कुछ लिख देते हैं, और आपका जो अकाउंट है वो किसी दूसरे के नाम से वो क्या होने लगता है, चलने लग जाता है, जिसको आप नॉर्मल इसमें हैकिंग बोलते हो कि मेरा अकाउंट हैक हो गया, हैक हो गया। तो बेसिकली वो हैक नहीं होता है, वो हाँ होता है एक हैक जैसे हैक की तरह ही है, लेकिन वो प्रॉपरली हैकिंग नहीं होता है। वो बस आपका डेटा को स्टोर कर लेते हैं, और स्टोर करने के बाद क्या करते हैं, वो उसी से अपना दूसरा ये क्या कर लेते हैं, कुछ आइडिया कन्वर्ट करके या अपने नाम से आप उसको चलाने लगते हैं। जैसे देवनील का अगर अकाउंट हो गया हैक, तो क्या होगा, वो देवनील के नाम से नहीं चलेगा, वो किसी और के नाम से चलना स्टार्ट हो जाता है या किसी फेक नाम से चलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो आपके डेटा को क्या करते रहते हैं, मतलब चुरा के और उसको यूज करते रहते हैं। तो वहाँ पे आपको एक पॉपअप ब्राउज़र भी आता है कि जहाँ पे साइट्स जो भी आप विज़िट कर रहे हो, तो ऊपर आपको देखना एक पॉपअप ब्लॉक चलते रहते हैं, है ना? तो वो पॉपअप ब्लॉक की वज़ह से भी कभी-कभी आपके सिस्टम में आपके सिस्टम में कभी-कभी वायरस एंटर हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे हम ध्यान नहीं देते हैं या हम जानबूझ के नहीं करते हैं, लेकिन वो हमारे सिस्टम में एंटर हो जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड टॉरेजन हॉर्सन। उसके बाद एक आता है ट्रैप डोर। तो ट्रैप डोर एक टाइप का सीक्रेट एंट्री पॉइंट होता है जो प्रोग्राम में एक पर्टिकुलर एक्सेस के थ्रू आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रैप डोर है एक मेथड होता है बायपासिंग का, जहाँ पे आप नॉर्मल ऑथेंटिकेशन की जो मेथड होती है उसको आप क्या कर सको, बायपास कर सको या नॉर्मल उसको यूज कर सको। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, बैकडोर बोलते हैं। तो प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, ट्रैपडोर का यूज करते हैं किसी भी प्रोग्राम को डीबग करने के लिए या उस प्रोग्राम को ट्रेस करने के लिए या उसको यूज करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। तो ट्रैपडोर जो होता है वो थ्रेड को क्या करता है, जब भी कोई डिसऑनेस्ट प्रोग्राम किसी भी सिस्टम को इलीगल एक्सेस करने जाता है, तो वो उसको क्या कर देता है, टर्न ऑन कर देता है उस थ्रेड को। और उस थ्रेड को वो जैसे ही टर्न ऑन कर देता है तो आपका सिक्योरिटी पर्पज से वो कुछ कंट्रोल में हो जाता है, राइट। लेकिन ये जो ट्रैपडोर का जो मेथड है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट एक है लॉजिक बॉम्ब। तो लॉजिक बॉम्ब भी अगेन है एक प्रोग्राम है जो इनिशिएट करता है सिक्योरिटी अटैक को ओनली अंडर अ स्पेसिफिक सिचुएशन। अब ये जो सारे वर्म्स हैं और ये जो सारे, तो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ सिस्टम थ्रेड्स है उसमें सबसे पहले होता है आपका वर्म। तो वर्म क्या करता है, एक इन्फेक्शन प्रोग्राम है जो क्या करता है, नेटवर्क के थ्रू आता है। मतलब आप किसी भी, आप इसमें देखो तो जैसे आपने कोई वेबसाइट ओपन किया,
है ना, जो बिल्कुल भी हमें पता नहीं है, अननोन एक वेबसाइट हमने ओपन किया है। तो जैसे ही आप एक वेबसाइट ओपन करते हो तो क्या होता है कि वहाँ पे कभी-कभी नेटवर्क में जितने भी वेबसाइट्स वहाँ पे काम कर रहे होंगे या उस टाइम पे जितने भी लोग काम कर रहे होंगे, तो नेटवर्क के थ्रू ये जो वर्म है ये आपके सिस्टम में क्या होता है, आ जाता है। तो अनलाइक अ वायरस दे टारगेट मैनुअली लेन्स, तो लेन्स पे आप जब भी काम करते हो या लैन कंप्यूटर पे या लैन नेटवर्क पे आप जब भी काम करते हो, तो वहाँ पे ये वायरस या वहाँ पे ये वर्म ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में क्या होता है, अफेक्ट कर जाता है। यहाँ पे एक स्मॉल प्रोग्रामिंग इसका होता है जिसको हम हुक बोलते हैं। तो हुक जैसे ही आप करते हो तो ये क्या करता है, उसके पूरे की पूरी आप जो भी यूज कर रहे हो उसका पूरा का पूरा एक कॉपी बनाता है और वो क्या करता है, उसको आपके इसमें भेज देता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे ही लैन पे कोई यूजर काम करने बैठा और उसने किया, तो आपका क्या करता है, ये आपको डुप्लीकेट बनाना स्टार्ट कर देता है। जैसे हमने अभी एक डुप्लीकेसी की बात की थी ना, कि आपने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया समझो, तो वो वर्ड डॉक्यूमेंट के आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली कॉपी होते हैं। वो आपने कॉपी नहीं किए हैं लेकिन वो खुद ही कॉपी हो जाते हैं। तो समझ जाओ कि आपका जो सिस्टम है वो उसमें वायरस कहीं ना कहीं एंटर हो गया है। तो उसको जल्दी से फॉर्मेट करवा लो और आपका जो एंटीवायरस है आप उसको क्या करवा लो, उसमें डलवा लो। तो यहाँ पे देखो जैसे ये वर्म आते हैं तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जाता है, यहाँ पे ये हुक का ही जो प्रोग्राम होता है वो आपके सिस्टम में आता है, यहाँ से वो अटैक करता है और पूरा का पूरा हर चीज आपकी वो कॉपी करता जाता है। उसके बाद होता है पोर्ट स्कैनिंग। पोर्ट स्कैनिंग में मतलब ये क्या क्रैक करता है, आपके जो टीसीपी आईपी होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, मतलब आप देखो आप एक पोर्ट से आप एक पोर्ट से एक नेटवर्क को लिंक करते हो, अगर आपने ध्यान से देखा होगा। तो अगर आप एक सिस्टम यूज कर रहे हो तो सिस्टम में एक लैन का एक वायर डला होता है ना, जहाँ पे हम उसको टीसीपी आईपी कनेक्शन बोलते हैं। तो उस केबल के थ्रू आपके सिस्टम पे वो चलता रहता है। तो कभी कभी उस टीसीपी आईपी लेन की वजह से भी या उस स्पेसिफिक पोर्ट की वजह से भी आपके सिस्टम में अटैक हो सकता है। तो वो पोर्ट स्कैनिंग जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो जब भी इसके लिए टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ द अटैकर्स, तो ये जो अटैकर्स की अगर आइडेंटिटी पता करने के लिए, तो इसके लिए क्या हुआ है कि पोर्ट स्कैनिंग अटैक्स आर लॉन्च फ्रॉम ज़ूम्बी सिस्टम के थ्रू उसको लॉन्च किया हुआ है। और जो जहाँ पे जो सिस्टम होते हैं वो सारे इंडिविजुअल होते हैं, और यहाँ पे ऑनर्स के लिए भी वो लोग क्या कर रहे हैं, जो खुद का सिस्टम खुद ही यूज कर रहे हैं उसके लिए भी वो एक सिस्टम क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो पोर्ट वाला जो पार्ट है वो आपका किसके थ्रू आता है, वो आपका इस पोर्ट स्कैनिंग के थ्रू आता है। मतलब आप अलग अलग पोर्ट अलग अलग चीज के लिए यूज करते हो, जैसे आप यूएसबी ड्राइव यूज कर रहे हो, है ना। तो यूएसबी ड्राइव के लिए भी आप आपके सिस्टम का एक पोर्ट यूज करते हो। उसके बाद आप जो मैंने आपको लैन और उसका बताया था, तो वहाँ पे एक आपका एक प्लग होता है छोटा सा, जैसे आप उसको अटैच करते हो तो आपके सिस्टम पे वो आना स्टार्ट हो जाता है नेटवर्क, है ना। तो उसके थ्रू भी आपके सिस्टम में कभी कभी वायरस क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। उसके बाद डिनायल ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पे इस टाइप के जो अटैक होते हैं आर नॉट एम्ड फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, या किसी फाइल को डिस्ट्रॉय करने का या किसी सिस्टम फाइल को डिस्ट्रॉय करने का इनका एम होता नहीं है। बट ये क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्टिंग कर देते हैं किसी भी सिस्टम को या उसकी फैसिलिटी को। जब भी अच्छी खासी फैसिलिटी चल रही होती है उसको पूरा का पूरा वो लोग क्या कर लेते हैं, हटा देते हैं। तो इसके बाद इसमें भी क्या होता है कि जैसे डाउनलोड, आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, है ना, तो फाइल आप जैसे डाउनलोड करते हो, तो डाउनलोडिंग तो आपने केवल फाइल का किया, आपको पता होता है कि आप फाइल डाउनलोड कर रहे हो। लेकिन उस डाउनलोडिंग के साथ में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें अननेसेसरीली कभी कभी यूज में आ जाती है, कभी कभी यूं ही वो कुछ भी उठा के उसमें डाउनलोड करवा देता है। तो दैट इज द पार्ट ऑफ दैट। उसके बाद सेकंड कैटेगरी में अगेन दिस इज द पार्ट ऑफ टीसीपी आईपी प्रिंसिपल, जो फंडामेंटल फंक्शन होता है टीसीपी आईपी का, जो हम लोग जनरल इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करके देखते हैं। तो उसमें भी ये सर्विसेज आपको क्या हो जाती है, अननेसेसरीली उसमें आ जाता है कभी कभी। तो ये सारा का सारा पार्ट आपका था ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है, रिलेटेड टू वायरस एंड ऑल दैट थिंग्स। आपको इसमें कोई डाउट है?
अब तक के इसमें जो भी हम लोगों ने पढ़ा आज के इसमें पर्टिकुलर। ओके।